बेटे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड देखो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसको बच्चा लोग हम लोग किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से जानते हैं। जस्ट 1 सेकेंड थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओके, so this H2SO4 is named as king of chemicals. क्यों इसको किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं? बिकॉज लेबोरेटरी में इसका बहुत ज्यादा काम रहता है बेटा, सो ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है बच्चे, इसकी जो प्रेपरेशन है, ठीक, इसकी जो प्रेपरेशन है दैट इज डन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, और वही हमारे सिलेबस में से। सो हम यहाँ पे बात करेंगे कांटेक्ट प्रोसेस कैसे होता है, हाउ कांटेक्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस। जस्ट अ सेकेंड बेटे, दोनों पेन चलने से बंद हो गए। कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक, सो वी विल बी डीलिंग विद कांटेक्ट प्रोसेस। तो इन कांटेक्ट प्रोसेस हमारे पास एक पूरा का पूरा सारा का सारा एक प्लांट होता है बेटा, ठीक। ये पढ़ाने के बाद मैं तुमसे ये पूछूंगा कि बताओ इसको कांटेक्ट प्रोसेस क्यों कहते हैं, तो ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछना है मुझे व्हाई इट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट प्रोसेस, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ ये पायराइट बर्नर होता है बेटे। आजकल सर, तो इन पायराइट बर्नर आजकल के समय में हम क्या करते हैं, सल्फर को डायरेक्टली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर को डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करके यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। ये इस चैम्बर का रिएक्शन होता है। तो फिर सर इसको पायराइट बर्नर क्यों बोलते हैं? देखो बेटा पुराने समय में ना हमारे पास सल्फर के इतने डिपॉजिट नहीं थे। आज तो चलो हमारे पास सल्फर के डिपॉजिट हैं, तो हम कुछ ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। आज तो खूब सल्फर के डिपॉजिट हमें मालूम है, लेकिन पुराने समय में सल्फर के इतने डिपॉजिट हमें नहीं मालूम थे। तो यहाँ हम आयरन पायराइट का यूज किया करते थे, FeS2 का यूज किया करते थे, और जब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते थे तो हमारे पास फिर आयरन का भी ऑक्साइड बनता था, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता था, और आयरन का ऑक्साइड सॉलिड होता था, और इसलिए जो सल्फर का डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस होता है, वो हम आगे पास ऑन करवा दिया करते थे बेटा। ठीक है जी। तो पुराने जमाने में हम इसमें पायराइट को यूज किया करते थे बेटा, इसलिए इसको पायराइट बर्नर बोला जाता है। लेकिन आज हमारे पास हालांकि सल्फर के डिपॉजिट हैं, इसलिए आज इसको पायराइट बर्नर नहीं बोला जाता बच्चे। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको पास ऑन करवाते हैं बाय अ चैम्बर व्हिच इज कॉल्ड एज डस्ट प्रेसिपिटेटर। यहां पे एक चैम्बर है जिसको हम बोलेंगे डस्ट प्रेसिपिटेटर। बेटा देखो इसमें ना सल्फर डाइऑक्साइड की प्यूरिटी बहुत हाई चाहिए, ठीक है बच्चे। इसके लिए हम बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक। तो ये बन गया डस्ट प्रेसिपिटेटर, डस्ट प्रेसिपिटेटर। यहां पे डस्ट जो होगी, कोई भी डस्ट जो होगी, हम यहां से करंट पास ऑन करवाते हैं इसके अंदर, तो डस्ट जो होती है प्रेसिपिटेट हो जाती है, ठीक। तो इसको फर्दर पास ऑन किया जाता है बाय टू अनदर चैम्बर विच इज अ प्यूरिफिकेशन यूनिट बेसिकली, ठीक। अगली बात हमारे पास आती है वॉशर। वॉशर एंड कूलिंग टावर बोलते हैं इसको बेटा। This tower is called as washer और cooling tower, ठीक है जी। ये हमने यहां पे वॉशर ले लिया, या इसको कूलिंग टावर बोल देंगे, ठीक। वॉशर
अब हमने क्या किया था बेटा, यहां बनी थी हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, उस सल्फर डाइऑक्साइड को हमने यहां पास ऑन करवा के डस्ट को प्रेसिपिटेट किया, यहां से सल्फर डाइऑक्साइड यहां आई, ऊपर बेटे हम जेट मारेंगे यहां पर वाटर के, तो वाटर क्या करता है कि उसमें जो कोर्स इंप्योरिटीज होती हैं, बड़ी बड़ी इंप्योरिटीज होती हैं, वो वाटर के साथ नीचे बैठ जाती है बेटा। तो यहां से प्योर सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आगे पास ऑन होता है, जिसमें इंप्योरिटीज कम होती है। लेकिन बेटा अब उसमें थोड़ा बहुत वाटर आ जाने का शक रहता है, इसलिए इसको अगेन पास ऑन किया जाता है टू अ कंटेनर विच इज कॉल्ड एज स्क्रबर। ठीक, एक और कंटेनर में हमने इसको पास ऑन किया, इस कंटेनर को बेटे हम लोग बोलते हैं स्क्रबर। ये लीजिए, ये एक और कंटेनर आ गया, इसको हमने नाम दिया स्क्रबर। देखो बेटा, जब हम स्क्रबर की बात करते हैं, स्क्रबर में हमने क्या किया, यहां पे एसिड प्रूफ फ्लिंट या एसिड प्रूफ क्वार्ट्ज ये भर दिया बेटा, ठीक है जी, और यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड पास ऑन करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। ये एसिड प्रूफ फ्लिंट या एसिड प्रूफ क्वार्ट्ज को हमने यहाँ पे पैक कर दिया है बेटा जी, क्लियर। इसको ड्राइंग टावर भी बोलते हैं, स्क्रबर को इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग टावर। यहां से जो सल्फर डाइऑक्साइड थी वो यहां से आई होगी, ठीक, और उसमें कुछ वाटर भी हो सकता है, इसलिए उसको ड्राई करना बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ पे पास ऑन करवाते हैं H2SO4। बेटे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, तो जो भी वाटर यहाँ पे आएगा वो जो ऊपर से पास करने वाला H2SO4 है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। माइंड इट, हम H2SO4 ही बना रहे हैं। नाउ स्क्रबर से ऑनवर्ड इट इज पास्ड ऑन टू अनदर चैम्बर व्हिच इज कॉल्ड एज आर्सेनिक प्यूरिफायर, ठीक है जी। इसके आगे एक और टावर होता है जिसको हम बोलते हैं आर्सेनिक प्यूरिफायर। ये हमारे पास एक और टावर आ गया, ठीक है जी, इसको हमने बोला आर्सेनिक प्यूरिफायर। देखो बार बार गैस में नीचे से डाल रहा हूं, ठीक, टावर के नीचे से गैस जाती ताकि ऊपर की तरफ को जा सके और इसमें जो भी इंप्योरिटीज वो निकल सके। तो सल्फर डाइऑक्साइड is passed on to this arsenic purifier, arsenic purifier, क्योंकि बेटा सल्फर में आर्सेनिक की इंप्योरिटीज हो सकती हैं या पायराइट में आर्सेनिक की इंप्योरिटीज होती है, इसलिए बेटे यहां पे क्या किया जाता है, शेल्फ्स रखी जाती हैं बेटा। इन शेल्फ्स के ऊपर हम रखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के लंप्स। यहां पे आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड के लंप्स रखने हैं बच्चे, ठीक है। ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये बेटे आपके आर्सेनिक को हाइड्रोक्साइड बना के प्रेसिपिटेट कर देता है, इसलिए यहां पे आर्सेनिक की इंप्योरिटीज जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं बेटा, ठीक। अभी आजकल हम इसकी जगह जिलेटिनस जिलेटिनस फेरस ऑक्साइड रखने लग गए, फेरिक ऑक्साइड रखने लग गए हैं बेसिकली। पहले हम हाइड्रोक्साइड रखते थे, आजकल ऑक्साइड रखना शुरू कर दिया है, ठीक, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अब इधर से जो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आएगी उसको हमने बहुत ज्यादा प्योर करने की कोशिश की है, ठीक। अब हम इसको पास ऑन करवाते हैं फ्रॉम अ बॉक्स विच इज कॉल्ड एज टेस्टिंग बॉक्स। ये हमारा टेस्टिंग बॉक्स है बेटा। टेस्टिंग बॉक्स जो है ये एक चैप्टर होता है सरफेस एंड कैटालिसिस, ठीक है जी, उसमें एक आता है टिंडल इफेक्ट, उसके ऊपर बेस्ड है। यहां हम क्या करते हैं, एक पिन होल सा रखते हैं, इसमें से लाइट को पास ऑन करवाते हैं। देखो बेटा, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होती हैं वो लाइट की पाथ को विजिबल करवा देती है, उसमें लाइट की पाथ विजिबल हो जाती है, और अगर प्योर गैस होगी तो पाथ कभी भी विजिबल नहीं होगी। तो टेस्टिंग बॉक्स में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड यहां पे आई, अगर पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो गई, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जैसे आई, अगर पाथ ऑफ लाइट विजिबल हो गई तो यानी सल्फर डाइऑक्साइड अभी भी इम्प्योर है। अगर अभी भी इम्प्योर है तो इट हैज टू बी पास डाउन अगेन टू द प्यूरिफिकेशन टावर। ये सारा प्रोसेस दोबारा से होगा फ्रॉम द डस्ट प्रेसिपिटेशन ऑनवर्ड्स, ये सारा प्रोसेस दोबारा से होगा, ठीक।
और मान लो अगर आपका ये प्योर हो जाता है, ठीक, देन इट इज पास्ड ऑन टू द अनदर चैम्बर। अगर पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होती है तो इट इज पास्ड ऑन टू द अनदर चैम्बर विच इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट टावर। इसको हम कॉन्टैक्ट टावर बोलते हैं। कॉन्टैक्ट टावर में क्या होता है? कॉन्टैक्ट टावर इसके अंदर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं ओवर अ सॉलिड कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, और इससे हमें बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। यानी यहां से हमें बाहर मिलता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझ में आई? यानी यहां ऑक्सीडेशन होती है तो यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा। देखो बेटे, वैसे तो हम अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में डाल दें, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में डाल दें, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर डायरेक्टली वाटर में डाल देते तो बेटे हमारे पास H2SO4 बन जाता, पर हम ऐसा करते नहीं। क्यों? क्योंकि इससे फ्यूम्स ऑफ H2SO4 बन जाते हैं, या फिर बोलो मिस्ट ऑफ H2SO4 बन जाती है, विच इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द वर्कर्स। तो जो वर्कर वहां पे काम कर रहे होंगे H2SO4 के वेपर्स में उनको मजा आ जाएगा। समझ में आ रही ना मेरी बात, है ना भाई? तो क्या होगा, H2SO4 फ्यूम्स में चेंज हो जाती है अगर डायरेक्ट वाटर में एब्जॉर्ब करे। इसलिए डायरेक्ट वाटर में एब्जॉर्ब नहीं किया जाता। इट इज पास्ड ऑन टू द अनदर टावर विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन टावर। हम एब्जॉर्प्शन टावर में इसको पास ऑन करवाते हैं बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड इज पास्ड ऑन टू द एब्जॉर्प्शन टावर। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी, इसको एब्जॉर्प्शन टावर में हमने पास ऑन करवाना है। ठीक है जी। अब एब्जॉर्प्शन टावर में हम डालेंगे H2SO4। क्या डालेंगे? H2SO4। बना क्या रहे हैं हम लोग? हम बना भी H2SO4 रहे। अब ये जो H2SO4 होगा जो हमने ऊपर से डाला, और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि हमारे पास कांटेक्ट टावर से आई, ये मिलकर के यहां पे बनाएगी H2S2O7। बेटे इसको ओलियम बोला जाता है या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम और या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम की क्या हो गई? प्रेपरेशन हो गई। कहां पर? इस पर्टिकुलर चैम्बर में H2SO4 प्लस दैट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गिविंग अस H2S2O7। ठीक बेटा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम को हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स। ये राजा का भी राजा है, यानी ये H2SO4 का बाप है। तो ऑब्वियसली आप पूछेंगे सर मां कौन है? तो ऐसा है कि इस ओलियम को बाहर निकालते हैं और इसकी मां यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो दो नन्हे मुन्ने H2SO4 बन जाते हैं। इस तरह से H2SO4 की प्रोडक्शन की जाती है बाय कांटेक्ट प्रोसेस। अब इसमें क्वेश्चन यही आता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में एब्जॉर्ब आपने क्यों नहीं किया? Why sulfur dioxide is not directly absorbed in water? ऐसा क्यों हुआ कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्टली वाटर में एब्जॉर्ब हमने क्यों नहीं किया? ठीक, क्योंकि उससे थिक फ्यूम्स या मिस्ट बन जाती है H2SO4 की, विच इज वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द वर्कर्स। तो बेटे ऐसे करके कांटेक्ट प्रोसेस होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर हाँ जी बेटे बोलो जी। सर जो आर्सेनिक प्योरीफायर है उसमें शेल्फ में ही क्यों, मतलब शेल्फ की फॉर्म में क्यों रखा जाता है? मतलब कुछ स्पेशल रीजन है? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर शेल्फ में रखते हैं ना हम वो फेरिक हाइड्रोक्साइड के। कहीं तो रखेंगे ना, ऐसे टिका के कहीं ऐसे फेंक देंगे? कहीं तो रखेंगे ताकि गैस निकल सके उससे। मतलब सर मैं जस्ट पूछ रहा था कुछ स्पेशल रीजन है शेल्फ का चूज करने का या फिर? बेटा गैस को पास होने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? जी सर। अगर पूरा पैक कर देगा गैस पास ऑन हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए इसको टिकाने के लिए ऐसी शेल्फ्स बना दी जाती ताकि वो इजीली
इधर उधर पड़ा रहे और गैस जो है वो आसानी से पास ऑन भी हो सके। अरे ऐसी चीजों का कोई लेना देना नहीं होता किंशुक। ठीक, क्वेश्चन पूछो तो वो पूछो जिसमें दम हो बेटा। ठीक, जिसमें लगे कि हाँ यार कोई चीज है। क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मत पूछो यार, ठीक है ना। उसके लिए पूछो जिसमें कोई कॉन्सेप्ट छुपा होता है, यानी जिसमें कोई दम होता है क्वेश्चन में। ठीक, तो क्वेश्चन में कभी मनाही नहीं है, लेकिन आप अपने आप सोचो कि क्वेश्चन कौन से वाला जो होता है उसमें आपका कोई चीज छुपा है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जी बेटा बोलो। सर जो वॉशर है उसको हम कूलिंग तार क्यों बोलते हैं? बेटे जब पानी डालेंगे तो पानी से सल्फर डाइऑक्साइड कूल भी होगी, ठीक है, और उसकी कोर्स इंप्यूरिटीज जो होंगी, बड़ी बड़ी इंप्यूरिटीज, वो भी नीचे बैठ जाएंगी, और अगर उसमें कोई गैसेस भी होंगी वो लिक्विफाई हो जाएंगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड इजीली उससे पास ऑन हो जाएगी, प्योरिटी हो जाएगी। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो बेटे अगला इसका खास क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है वो समझ लेते हैं। देखो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कांटेक्ट प्रोसेस वाला, कांटेक्ट टावर वाला, कि सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाई जाती है, ठीक, और यहां पे बनाया जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, ये एक इक्विलिब्रियम रहता है। हमने यहां वेनेडियम पेंटॉक्साइड लगाया हुआ है, ठीक, एज अ कैटलिस्ट। अब यहां पे कैटलिस्ट अगर नहीं लगाया होता हमने, मान लो कैटलिस्ट नहीं लगाया होता, तब भी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिविंग अ सल्फर ट्राइऑक्साइड होता, और इसका ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ डेल्टा एच नेगेटिव होगा और उसकी वैल्यू 196.6 के करीब होती है किलो जूल, 196.6 किलो जूल पर मोल के करीब होती है बेटा। अब इसमें आपको यह पूछा जाता है व्हाट आर द बेस्ट कंडीशन फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या पूछा जाता है? व्हाट इज द बेस्ट, यू कैन से यहां पे किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। हमसे पूछा जाता है बेस्ट कंडीशंस, बेस्ट कंडीशंस, बेस्ट कंडीशंस फॉर बेटर yield of sulfur trioxide, of sulfur trioxide। इसके लिए कौन सी कंडीशन सबसे बेटर रहती है ताकि यील्ड सल्फर ट्राइऑक्साइड की सबसे ज्यादा इस रिएक्शन में बन सके? देखो यहां इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जब भी होता है तो हमारे पास लियो-शेटलर प्रिंसिपल का यूज होता है। तो इसके लिए वी यूज ली, जिसको आप लोग ली-शेटलर प्रिंसिपल कहते हैं, वी यूज लियो-शेटलर प्रिंसिपल फॉर दैट, यूज लियो-शेटलर प्रिंसिपल फॉर दैट। ठीक, अब लियो-शेटलर प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि कैसे हम इसकी यील्ड बढ़ाएं। सबसे पहली बात तो ये होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड देखेंगे तो मैंने देखा 1 मोल इसका, हाफ मोल इसका, यानी टोटल मिला के 1.5 मोल्स थे। लेकिन जब प्रोडक्ट साइड देखा तो 1 मोल था, यानी प्रोडक्ट में मोल्स कम है। अगर प्रोडक्ट में मोल कम होते हैं तो हमें प्रेशर हाई रखना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर जो होता है वो इक्विलिब्रियम को उस साइड ले जाता है जहां गैस के मोल कम हो। ये लियो-शेटलर प्रिंसिपल में पढ़ाया जाता है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस साइड जाएगा जहां गैस के मोल कम हो जाएं, क्योंकि गैस के मोल कम होने से प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो हमने इंक्रीज किया प्रेशर, उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इस वजह से हम जब लियो-शेटलर प्रिंसिपल को यूज करेंगे तो सबसे सर म्यूट हो गया। मस्ट बी अप्लाई, बहुत हाई प्रेशर जो होगा वो अप्लाई किया जाता है, ये सबसे पहली बात होती है। ठीक, क्यों? क्योंकि लेसर नंबर ऑफ गैसेस मोल की तरफ रिएक्शन को लेके जाना है, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारे पास प्रेशर हाई होने से ज्यादा आपके पास क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड के मोल्स बनते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात? इसमें यस सर। 2 बार तक का प्रेशर, 2 बार तक का प्रेशर लगाया जाता है, ठीक, ताकि ये फटाफट से आगे चले जाए। ठीक है जी। नहीं तो क्या है, हम ये जल्दी जल्दी क्यों बनाना चाहते हैं? अगर कोई पूछे आपसे कि हम सल्फर डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी क्यों बनाना चाहते हैं, बेटा देखो सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक गैसेस हैं। तो एसिडिक गैसेस सारे प्लांट को जल्दी खराब कर देंगी, तो इसको जितनी जल्दी निकाल लें उतना हमारे लिए प्लांट की जो यू कैन से लाइफ है वो बढ़ जाती है। तो ये किसने बताना भी नहीं आपको, पर वैसे तो मैं बता रहा हूं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को इतनी जल्दी हम इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बोथ गैसेस आर एसिडिक। तो हमें इसको जल्दी से जल्दी निकालना है ताकि प्लांट जो हो वो खराब ना हो, ये सारा का सारा प्लांट खराब ना हो जाए, इसमें क्रोजन ना हो जाए एसिड की वजह से। ठीक, तो जल्दी जल्दी बना करके हम इस प्लांट को खाली कर दें ताकि इसमें क्रोजन ना होने पाए। ठीक, दूसरी बात क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पे टेम्परेचर को हमें लो रखना पड़ता है, लो टेम्परेचर शुड बी देयर क्योंकि लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फॉरवर्ड में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए हमें लो टेम्परेचर ही रखना चाहिए। ये लगभग 720 केल्विन तक होता है। आप बोलोगे सर 720 तो बहुत ज्यादा होता है, बेटा पर फॉर्मेशन के लिए इट इज क्वाइट वेरी यू कैन से लेस, फॉर्मेशन के लिए कम होता है। अगली बात, हम यहाँ पे यूज ऑफ कैटलिस्ट करते हैं, यूज ऑफ कैटलिस्ट ताकि रिएक्शन क्विक हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी सल्फर डाइऑक्साइड बने। और कैटलिस्ट हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, विनेडियम पेंटाऑक्साइड। बेटे कांटेक्ट प्रोसेस में हम विनेडियम पेंटाऑक्साइड करते हैं। एक और मेथड होता है H2SO4 बनाने का जिसको लेड चैम्बर प्रोसेस बोलते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस में भी यही बात आता है, लेकिन वहां पे विनेडियम पेंटाऑक्साइड की जगह NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। इसमें लेड चैम्बर प्रोसेस में ये V2O5 तो किसमें हो गया, इन कांटेक्ट प्रोसेस, इन कांटेक्ट प्रोसेस। मैंने कहा अगर लेड चैम्बर प्रोसेस हो तो NO इन लेड चैम्बर प्रोसेस, ठीक, वो अलग तरह का होता है, तो उसमें NO यूज होता है। कैटलिस्ट का यूज होना बहुत जरूरी है यहाँ पे ताकि रिएक्शन काफी फास्ट हो जाए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें प्योरिटी ऑफ गैसेस भी चाहिए, हाई डिग्री प्योरिटी ऑफ गैसेस इज आल्सो नीडेड। हाई डिग्री प्योरिटी से रिएक्शन क्विकली हो जाएगा, हाई डिग्री प्योरिटी, ठीक है जी। तो काफी प्योर गैसेस चाहिए, ठीक है, ताकि आर्सेनिक वगैरह उस पे ना हो, मॉइस्चर ना हो, डस्ट पार्टिकल ना हो, ताकि फटाफट से रिएक्शन हो जाए। और एक्सेस ऑफ एयर चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। तो अगली बात आती है एक्सेस ऑफ एयर इज आल्सो नीडेड, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस चाहिए ताकि रिएक्शन बहुत जल्दी हो सके, ठीक, क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट बढ़ाओगे रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे पास हो गया, ये कुछ कंडीशंस हो गई। तीसरी बात, अगली बात, जो हमारे पास H2SO7 बना है, यानी कि जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने ओरियम बोला है, वो फटाफट से हमें बाहर निकाल लेना चाहिए, ठीक है जी, ताकि रिएक्शन ये बाहर निकलता जाएगा, ये भी रिएक्शन आगे जाता रहेगा, इस तरह से रिएक्शन होता चला जाएगा। ठीक, तो बेसिकली H2SO हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि डायरेक्टली सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में क्यों नहीं डालते, एब्जॉर्ब H2SO7 में ही क्यों करते हैं। तो ये सब कंडीशन थी फॉर द बेटर यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन कांटेक्ट प्रोसेस। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया कि नहीं, यस और नो, जल्दी बताएं। सर, हाँ जी बेटे बोलो। सर हम इस रिएक्शन में कोई प्रोमोटर यूज नहीं करते ताकि और जल्दी हो जाए? इसमें प्रमोटर की यूज की जरूरत नहीं है बेटे, कई जगहों पे प्रमोटर करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता बेटा। देखो कांटेक्ट प्रोसेस एक नेम प्रोसेस, तो जैसा साइंटिस्ट ने यूज किया वैसा आपको करवा दिया गया। इसके लिए बेटा मैं बहुत सारी चीजें और बता सकता हूँ, ठीक, जो आजकल प्रैक्टिकल यूज में होती हैं लेकिन बुक्स में नहीं है, तो उसको नहीं पढ़ते अपन। जैसे बेटा आजकल तो इसके रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए विनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है ना, ठीक, वो उसकी जगह प्लेटिनम यूज करने लग गए। प्लेटिनम थोड़ा कॉस्टली होता है इसलिए विनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया करते थे। यस सर। ठीक, फिर उसके साथ साथ हम अभी इसमें बेटे यूरेनियम के ऑक्साइड भी डालने लग गए हैं ताकि रिएक्शन और जल्दी हो सके, लेकिन ये चीजें अभी हम अपने सिलेबस में नहीं पढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर मेरे बच्चे। यस सर। ओके,
एनी अदर डाउट किसी भी बच्चे का? किंशुक जी समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब चलते दोस्तों अगली बात। देखो वैसे तो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कोई भी रिएक्शन या कोई भी चीज सिलेबस में नहीं है, ठीक। हमारे को सिर्फ कांटेक्ट प्रोसेस है, कांटेक्ट प्रोसेस मैंने करवा दिया। फिर भी मैं कुछ एक चीजें तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा, जस्ट फॉर द सेफ गार्ड, ताकि फ्यूचर में जब भी पेपर आए तो कोई ऐसा वैसा चीज आ जाए तो आप लोग आसानी से सर कर आपकी वीडियो लैग कर रही है। ओके, थैंक यू। Now, some special things about H2SO4. कुछ चीजें H2SO4 की हम जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसमें से क्वेश्चन कभी भी कोई पूछ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता नहीं कि आपका कोई चीज छूट जाए। तो चलिए, सबसे पहली बात होगी बेटा, H2SO4 को आप लोग ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। देखो बेटा, विट्रॉयल्स ना जनरली सल्फेट्स होते हैं। विट्रॉयल जनरली क्या होते हैं? सल्फेट। जैसे बेटा FeSO4, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। CuSO4, इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, बेटे ब्लू कलर का होता है। और ये ऑयल ऑफ विट्रॉल कहलाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रॉल? क्योंकि ये थिक सिरपी होता है, बिकॉज इट इज थिक एंड सिरपी, थिक एंड सिरपी, सिरप की तरह होता है, थिक और सिरपी होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग देम। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते कैसे? अगर H2SO4 को देखते हो तो H2SO4 में ये सल्फर है, यहां ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां पे OH, यहां पे भी OH, ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, टेट्राहेड्रल रहेगा। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझाने के लिए ऐसा बना दिया गया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है जी, इसलिए ऐसा बना रहा हूं। अदरवाइज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसमें पाया जाना है। sp3 हाइब्रिडाइज सल्फर है। अब देखो बेटा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ करती है। ऐसे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इसका नेचर थोड़ा सा थिक हो जाता है, सिरप लाइक नेचर हो जाता है, और इसी वजह से बेटा इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी बोला जाता है। बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। अगली बात, दूसरी बात इसमें हम ये पढ़ेंगे बेटा कि जब ये स्किन पे गिरता, हाईली कोरोसिव होता है एंड कॉजेस बर्न्स ऑन स्किन। हाईली कोरोसिव, जला देने वाला, हाईली कोरोसिव, ठीक, बर्न्स स्किन, बर्न्स स्किन। क्यों भाई, क्यों इट बर्न्स स्किन? बेटा इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम स्किन, हेंस इट बर्न्स स्किन। ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है हमारे पास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, व्हाट यू कैन से, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। उसकी अगली बात पढ़ें, यानी इट हैज अ स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, इट हैज स्ट्रॉन्ग अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, यानी वाटर में इजीली सॉल्युबल है। अफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, टुवर्ड्स वाटर, वाटर में स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है, इसलिए हाईली सॉल्युबल, देयरफॉर हाईली सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्यों? बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, इस वजह से बेटे यू कैन से, हम ये कह सकते हैं कि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, देयरफॉर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पर बेटे हमेशा याद रखना, कंसंट्रेटेड एसिड जब भी हमने डाइल्यूट करना है तो कभी भी बेटा ऐसे नहीं करना कि एसिड में पानी डालो, नहीं। अगर एसिड में पानी डाला ना, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, एसिड बाहर जंप करेगा और आपके ऊपर गिर जाएगा, मजे आ जाएंगे जिंदगी के। समझ में आई बात? तो ऑलवेज ऐड, ऑलवेज ऐड, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, ठीक, यानी वाटर लिया उसमें एसिड को डालना है, ठीक। उससे क्या होता है कि जो हीट निकलती है वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है,
तो एसिड बाहर स्प्रेड नहीं करता। अगर कहीं आपने गलती से एसिड में बॉन्ड डाल दिया तो एसिड बाहर जंप करेगा मेरे दोस्त, और मजे आने निश्चित है। इसलिए डाइल्यूशन करते समय हम कोई भी एसिड हो, इसी की बात नहीं होती, डाइल्यूशन करते हुए वाटर में एसिड डालते, एसिड में वाटर कभी नहीं डालना है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यस सर। अगली बात आएगी बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की। दो चार केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर H2SO4 की बात करें, इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हालांकि हम इसको बोलते तो एम्फोटेरिक ही है। क्यों बोलते हैं एम्फोटेरिक? बेटा दुनिया में हर आदमी का बाप है ना बेटा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि H2SO4 नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया जैसे HClO4, तो इट हैज टू बिहेव लाइक बेस। तो कभी कभी बेस भी बिहेव कर सकता है अगर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए। जैसे भैया मेरे बच्चे के सामने मैं उसका पापा हूं, मेरे पापा आ जाएंगे तो मैं उनका बेटा हूं। उसी तरह से एसिड औरों से स्ट्रॉन्ग हो सकता है H2SO4, लेकिन HClO4 इससे भी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके सामने इसको बेस बनना पड़ेगा बेटा। इसलिए किसी भी एसिड को जनरली एसिड ना बोल के एम्फोटेरिक बोल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यह कि स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड इट इज अ डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक यानी दो H देने वाला, डाई बेसिक एसिड। जैसे कि बेटे H2SO4 जब पहले टूटेगा, टूट के देगा H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। सर आपकी वीडियो रुक गई है, लैग कर रही है। यस सर। इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, ठीक। इसका मतलब बहुत आसानी से H देता है, बहुत आसानी से H देता है, तो ऑब्वियसली एसिडिक होगा। लेकिन दूसरी बात, ये जो HSO4 नेगेटिव है ये भी फर्दर टूटता है, ठीक, ये भी फर्दर टूटता है। ये H पॉजिटिव देगा, सल्फेट 2 नेगेटिव देगा, लेकिन इसका Ka2, ये Ka1 था, ये 1 × 10⁻⁻², यानी दूसरा H देना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है। वो हर एसिड के लिए होता है भाई, पहला H दे देगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, बेस का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा तो दूसरा H देना उसका मुश्किल होता है। अगर कोई तीसरा H देने वाला होगा ना, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, और भी वीक हो जाएगा, ठीक। तो ग्रेजुअली पहला H देना आसान होता है, सेकंड H देना मुश्किल होता है, थर्ड H देना और भी मुश्किल होता है। देखो कोई भी जितने H देता उतनी सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है, ठीक। यहां से दो H मिलते हैं तो इसलिए इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, इट फॉर्म्स 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। ये 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट बनाता है बेटा। वन इज नॉर्मल सॉल्ट, अनदर इज एसिडिक सॉल्ट। यानी मतलब नहीं समझ में आया सर? देखो H2SO4 को अगर मैंने NaOH से रिएक्ट करवाया, अगर मान लो इसमें एक ही H दिया, यानी हमने NaOH कम रखा, तो बेटे NaHSO4 प्लस वाटर बन जाएगा। ये पहला सॉल्ट बना। अब इसमें अभी भी डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी एक H और दिया जा सकता है, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया, पहली तरह का सॉल्ट बना। वहीं पर अगर हमने H2SO4 में NaOH को ज्यादा डाल दिया, ठीक है जी, ज्यादा डाल दिया, ज्यादा डाला तो बेटे दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस 2 वाटर आ जाएंगे। अब यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस इज नॉर्मल सॉल्ट। तो यहां दो तरह के आपके पास क्या बनते हैं, सॉल्ट बन जाते हैं बेस से रिएक्ट करके। तो अभी बोल रहा हूं 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट देगा, एक एसिडिक सॉल्ट, दूसरा नॉर्मल सॉल्ट। जैसे H3PO4 होता है वो 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट देगा, क्योंकि वो 3 H देता है। कोई भी चीज, कोई भी एसिड जितने H देता है उतनी सीरीज ऑफ सॉल्ट दिया करता है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आसानी से क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो यस करें, नहीं हुई है तो नो कर दें। यस सर। यस। आगे चलते हैं जी। ठीक, अगली बात आती है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब क्योंकि ये भी बेसिक होता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा लो
तो बेटा H2SO4 क्या करेगा, Na इसके H को रिप्लेस करेगा, तो भैया हमारे पास बन जाएगा NaHSO4, साथ में कार्बोनिक एसिड, ये वाला H यहां आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज नॉट स्टेबल, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास मिल जाएंगे, यहां से हमारे पास साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनिक एसिड बनना है, कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं था। सिमिलरली अगर इसको सोडियम कार्बोनेट से भी करते तब भी यही रिएक्शन आता, तो कोई खास वाली बात इसमें नजर नहीं आती है। हाँ, अब चलते हैं आगे, बोलो क्लियर हो गया ये सब कुछ? यस सर। यस सर। आगे देखो अगली बात, इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक, वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी वाटर एब्जॉर्ब करने वाला एक एजेंट है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एब्जॉर्ब्स वाटर। जैसे कि मान लो मेरे पास शुगर है C12H22O11, बेटे जी अगर आपने इसके ऊपर H2SO4 डाला शुगर के ऊपर, तो ये यहां से वाटर निचोड़ लेगा, वाटर निचोड़ेगा तो कार्बन रह जाएंगे सिर्फ, ठीक, कार्बन रह जाएंगे, और ये जो 11 वाटर है ये H2SO4 पी जाएगा, और कार्बन का काला काला सा मास रह जाएगा जिसको हम चारकोल बोलते हैं, ठीक है जी। इसलिए इस फिनोमिना को हम चारिंग ऑफ शुगर बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज चारिंग ऑफ शुगर। बेटे यहां पे मैं एक बात दोबारा ध्यान में लाना चाहता हूं तुम्हारे, कि अगर इसी शुगर पे हमने नाइट्रिक एसिड डाला था तो ऑक्सैलिक एसिड बना था, याद है? जब हमने नाइट्रिक एसिड डाला था वो उसने क्या बना दिया था, उसने ऑक्सैलिक एसिड बनाया था। लेकिन H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो सारा वाटर निचोड़ लेता है, ठीक, और ब्लैक शुगर चारकोल बना देता है, ठीक, शुगर चारकोल जिसको हम चारिंग और शुगर के नाम से जानते हैं। इसी तरह मान लो अगर फॉर्मिक एसिड होता HCOOH और आपने इस पे H2SO4 डाल दिया, H2SO4 यहां से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके थ्रू, H2SO4 के थ्रू। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड होता तो बेटा ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, ठीक है जी, और इस पे H2SO4 डाल दिया गया तो इसने वाटर एब्जॉर्ब करना है, बनाना है। अगर वाटर एब्जॉर्ब हो गया, प्लीज सी दिस, ये वाटर एब्जॉर्ब हो गया और हीट रिलीज होगी तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूटेगा तो एक बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा वाटर, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय H2SO4। तो ऑक्सैलिक एसिड से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिमिलरली अगर मान लो आपका CuSO4 into 5 वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक, विच इज ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू विट्रॉल होता है, ठीक, ये ब्लू कलर का होता है, और अगर इससे H2SO4 डाल दें, H2SO4 वाटर को एब्जॉर्ब करके CuSO4 एनहाइड्रस बना देता है, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड दिस बिकम्स कलरलेस, एंड दिस इज आल्सो द टेस्ट फॉर H2SO4। ये H2SO4 का टेस्ट होता है। बोलो बच्चे क्लियर और नॉट? यस सर। इवन कल को आपने अल्कोहल का चैप्टर भी पढ़ना है, तो मान लो मेरे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, अब मैंने इस पे H2SO4 डाल दिया, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर 443, ये यहां से वाटर निकाल के एल्कीन बना देगा, ये यहां से भी वाटर निकालेगा, तो ऐसे समझ में आता है कि अल्कोहल से भी वाटर निकालेगा और एल्कीन बना देगा, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बेटा बोलो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नेचर का समझ में आ गया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो। यस सर। यस सर। ओके, अब अगली बात देखना बेटा, अगली केमिकल प्रॉपर्टी देखेगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो तो कोई भी ऑक्सी एसिड जो होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। जैसे H2SO4, अगर हम इसको थोड़ा हीट कर दें ना, तो हीट करके ऑब्वियसली जिस कंपाउंड में वाटर के कंपोनेंट ऑफ वाटर निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन निकलता है, एंड दिस फ्री ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। और ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन से नाइट्रिक एसिड की, वैसे इसकी फेरस विल बी चेंज इनटू फेरिक, नाइट्राइट्स विल बी चेंज इनटू नाइट्रेट्स। ठीक है जी, वही सारा कुछ आ जाएगा वही। और जैसे कार्बन है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के अपने क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड्स। जैसे मान लो अगर कार्बन है, अब कार्बन के साथ तुमने H2SO4 रिएक्ट करवा दिया दोस्तों, ठीक है जी, कार्बन के साथ H2SO4 रिएक्ट करवा दिया, तो बेटा कार्बन ऑब्वियस सी बात है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, तो यहां बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कार्बन के साथ रिएक्शन हो गई। सर सल्फर के साथ बताओ ना, लो जी सल्फर ले लो, H2SO4, ठीक है जी, तो सल्फर का भी ऑक्साइड बनना है, और कौन सा बनना है, सल्फर का ऑक्साइड बनना है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो लो भैया ये रिएक्शन इसका हो गया। सर सल्फर तो S8 की तरह एग्जिस्ट करती है, तो भैया अगर इधर 8 लगाओगे, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देना, और इधर भी 8 लगा देना, क्या दिक्कत है भाई। तो आपको पूरा का पूरा प्रोडक्ट साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। बोलो क्लियर होता है कि नहीं होता है। यस सर। यस सर। ठीक है जी, थोड़ा बैलेंस देख लेना, कहीं मैंने झोल कर दिया हो। अच्छा हाँ हो गया है झोल भाई, यहाँ पे भी सल्फर था, तो ये 8 और 16 ये 24 हो जाएंगे, तो 24 ये, और इधर कितने हो जाएंगे 16। अब बैलेंस हो गया। चलो खैर बैलेंस तुम करते रहोगे। मान लो अगर फॉस्फोरस है, अब फॉस्फोरस में H2SO4 डालो, ठीक है जी, तो बेटा फॉस्फोरस का ऑक्साइड बनेगा। आपको पता है फॉस्फोरस का ऑक्साइड बहुत ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्ब करने वाला होता है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना एसिड बनाएगा H3PO4, और यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ठीक है जी, तो इसको बैलेंस करते रहना। ठीक, उम्मीद है कर लोगे। ठीक, ये लो मैं ही कर देता हूँ, तुमने तो चलो जो करना है कर दिया, मैं ही कर देता हूँ यहाँ लो। ठीक, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है जी, एक रह गया सिर्फ क्या, वाटर। लो जी ये भी बैलेंस कर देते, ये बैलेंस हो गया। ऐसे नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाता है, और ऑक्साइड आगे अगर वाटर में घुल जाए तो क्या बनाते हैं बेटे, ऑब्वियसली ऑक्सो एसिड बनाते हैं। सर इसका ऑक्सो एसिड क्यों नहीं लिखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कार्बोनिक एसिड था जो स्टेबल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। सर इसका ऑक्सो एसिड क्यों नहीं लिखा, ये भी सल्फरस एसिड बनेगा, which is also found in solution, that is also not stable, but phosphoric acid stable था, तो हमने बना दिया भाई। क्लियर। इसी तरह से अगर ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन थी, अगर कोई मेटल होता तो मेटल का भी तो ऑक्साइड, ठीक, तो मेटल का रिएक्शन करते, तो जैसे कॉपर है, कॉपर के साथ H2SO4 को रिएक्ट करो, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करवाई थी तुम्हारे को मैंने, यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, बैलेंस आप करते रहेंगे। बोलो क्लियर और नॉट। यस सर। अब देखो बेटा बाकी तो कोई खास ऐसे रिएक्शन मुझे दिखते नहीं है जिसको मैं तुम्हें बता सकूं या कुछ करवा सकूं, और ऐसा हो जो हमने कभी आज तक किया ना हो, ऐसे वाला कुछ दिखता नहीं है मेरे को वैसे। ठीक, क्योंकि अगर नाइट्राइट होगा से NaNO2 है, ठीक, और आपने H2SO4, अब नाइट्राइट को क्या किस में चेंज करेगा, नाइट्रेट में, यहां बन जाएगा NaNO3, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में वाटर। ठीक है जी, तो नाइट्राइट का नाइट्रेट, फेरस का फेरिक, आयोडाइड का आयोडीन। क्लियर। कल को अगर आप इसको Ki से रिएक्ट करवाते हैं, Ki, ठीक, और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, तो बेटे जी हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडीन, आयोडाइड इज चेंज इनटू आयोडीन, प्लस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड,
वाटर, वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं K2SO4 सल्फेट, ठीक है जी। तो ऐसे करके सर यहाँ HI क्यों नहीं बना? देखो बेटे HI यहाँ बन सकता था, HI यहाँ बन सकता था, लेकिन HI इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2SO4, मैंने बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर सकते हो इसको। ठीक इस तरह का रिएक्शन ये आयोडीन के साथ शो कर सकता है, ठीक है जी। आयोडीन के इस साथ केस में सर, इस केस में SO2 नहीं निकलेगी? हाँ जी बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है ना वो तो निकलनी है, वो तो बाय प्रोडक्ट है ही है ना इसका। सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तो है ही, मैंने लिखी नहीं होगी, वो अंडरस्टूड है कि सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर तो हर बार मिलनी है। अगर NaBr से किया तो भी ऐसे ही। इसकी जगह ये हो सकता है कि अगर मान लो ये कॉन्सेंट्रेटेड ले लो तो KHSO4 बनाना, और अगर डाइल्यूट लोगे तो K2SO4 बनाना। ठीक, क्लियर? यस सर। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड एक H देगा, डाइल्यूट दो H दे देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है जी। अब इसी तरह से आप और कोई रिएक्शन करना चाहें तो जैसे एक और रिएक्शन करते हैं PCl5 विद H2SO4। बेटे PCl का बाय प्रोडक्ट सर ने बताया था POCl3 होता है, ये पिछली क्लास में बताया था। PCl5 कहीं पे भी रिएक्ट करवाए तो बाय प्रोडक्ट इज POCl3, और अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन हो तो HCl भी निकलता है। अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन हो तो HCl भी निकलता है। अब ध्यान देना, इधर ध्यान देना ताकि पता चल सके। एक पी गया, एक पी गया, Cl कितने हो गए? 3 ये और 1 ये 4, ठीक है जी। अब O कितने हो गए? 1 O निकल गया, 3 O रह गए, और बेटा एक H यहां से तो एक H यहां से भी निकल गया, ठीक। तो एक H रह गया, तो बचा क्या बेटा हमारे पास? एक क्लोरीन बचा, एक H बचा, SO3 बचा, ठीक। तो हम इसको लिख दिया करते हैं ClSO3H, ClSO3H, chlorosulfonic acid. This is called as chlorosulfonic acid, chlorosulfonic acid। लेकिन इस क्लोरोसल्फोनिक एसिड में अभी भी एक H है जो कि एसिडिक है, तो अगर 2 मोल PCl5 के रिएक्ट करवा दो तो दूसरा H भी निकलता है, ठीक। और बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? POCl3 और 2 HCl। अब बेटे 2 POCl3 2 HCl, ठीक। और बाकी जब देखोगे तो आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेगा SO2Cl2, SO2Cl2। इसको सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ये बेटा रिएक्शन थे हमारे पास H2SO4 के इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बाकी अगर फेरोसाइनाइड होगा फेरिसाइनाइड बना देना, फेरस होगा तो फेरिक बना देना, इस तरह के तुम इजीली कर सकते हैं। बताओ बेटे, बात सारी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। और रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर तो बहुत ही इजी बेटे। इसमें स्ट्रक्चर में H2SO4 में सल्फर जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज था। कैसा था? sp3 हाइब्रिडाइज था, और sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब सल्फर के आसपास टेट्राहेड्रल होगा, और ऑब्वियसली पहले 4 ऑक्सीजन लगा दोगे, फिर 2 H लगा दोगे, और बेटे जी ये 2 डबल बॉन्ड होंगे, ये H2SO4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और जब ये H देता है तो इसका सल्फेट आयन बनेगा, सल्फेट आयन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाती है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर? समझ में आ गया? यस सर। रही बात यूज, देखो बेटा किंग ऑफ केमिकल्स है तो बहुत ज्यादा यूज होगा, जैसे केमिकल इंडस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है, कई सारे केमिकल इससे बनते हैं। इसी तरह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में बहुत सारे फर्टिलाइजर में यूज होता है, ड्रग्स में, पेंट्स में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, यहां तक कि एक्सप्लोसिव बनाने में, TNT VNT बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, मेटलर्जी में, ठीक है। यहां तक कि लेड स्टोरेज बैटरी में यूज होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट होता है, बहुत सारे यूज, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों, H2SO4 पूरी तरह से क्लियर और नॉट? यस सर।